ओके, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन अपनी। सो या स्क्रीन विजिबल है सबको मेरी? अच्छा, ठीक है। तो बच्चे हमारे आ ही गए हैं। आमना भी है, एनी है, दीपाली है, दीपांशु, काजल, खुशी, पुष्पा। पुष्पा ने नया सेशन ज्वाइन किया है क्या? पुष्पा, इज इट योर फर्स्ट क्लास बेटा? या थी पहले भी थी किसी सेशन में? यस बच्चे, आपकी पहली क्लास है या फर्स्ट लगा रहे हो आज? फर्स्ट है, चलो ठीक है। तो बेटा हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हम हेलो एल्केन वाला पोर्शन तो खत्म कर चुके हैं, बट कोई बात नहीं, आप हेलो एरीन से ही स्टार्ट कर सकते हो। अब ये सोचना कि मैंने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है आज, ठीक है? सेकंड पार्ट है तो हम हेलो एरीन से स्टार्ट करेंगे। हेलो एरीन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अब हम हेलो एरीन्स की बात करने वाले हैं। हेलो एरीन में हमने बात करी थी, हेलो मीन्स होता है हेलोजन, एरीन किसी एरोमेटिक ग्रुप के साथ। जब किसी एरोमेटिक ग्रुप के साथ बच्चे हेलोजन लगा होगा तो उनको हम हेलो एल्कीन बोलते हैं। जैसे बेंजीन की रिंग के साथ Cl लगा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोबेंजीन। सो दिस इज अ हेलो एरीन ग्रुप। ये क्या है? हमारे पास एक हेलो एरीन ग्रुप है। तो आज हम जो भी डिस्कशन करने वाले हैं वो हेलो एरीन्स की ही करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बच्चे रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट वुड बी रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है? किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होती रहेगी तो वो बीच बीच में पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अंजलि, अंजलि भी नहीं आई है हमारी क्लास में स्टूडेंट? यस अंजलि, बच्चे आपकी भी फर्स्ट क्लास है क्या? यस, इज इट योर फर्स्ट क्लास अंजलि? ओके, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर कर रहे हैं बच्चे हम। आज हम हेलो एरीन वाला पोर्शन करेंगे। आप अंजलि और पुष्पा थोड़ा सा लेट हो गए। हेलो एल्केन वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया है, सो बाय टुडे वी विल स्टार्ट विद हेलो एरीन्स। अभी आप बच्चे यहीं से समझ लो, बाकी जो भी आपका रह जाएगा उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करी जाएंगी, आप एक बार उधर से भी सुन लेना। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाएगी यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ठीक है? तो सबसे पहला देखो, हमारे पास हेलो एरीन में रिएक्शंस आती हैं। हमारे पास रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेलो एरीन्स का, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में सबसे पहली रिएक्शन आती है बच्चे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। वेरी फर्स्ट रिएक्शन इज अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, अटैक ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। और न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है ना? न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? न्यूक्लियस लविंग ग्रुप होते हैं। और क्या रहता है? न्यूक्लियस लविंग कौन से होंगे बच्चे? न्यूक्लियस लविंग हमारे पास वो होंगे, नाउ वी नो दैट न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उस पे कोई नेगेटिव जब अटैक करता है, नेगेटिव ग्रुप, उस ग्रुप को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है? न्यूक्लियोफाइल जनरली जो होते हैं उसको हम NU नेगेटिव के साथ ट्रीट करते हैं। यानी कि कोई भी ग्रुप जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये सारे ही न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। These all are considered as nucleophiles. इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इसमें एक चीज हमें उससे पहले एक पॉइंट है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि बच्चे एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव। जो एराइल हैलाइड होते हैं ना, जो हमारे पास हेलो एरीन्स हैं, एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है? ये क्वेश्चन कई बार आता है हमारे पास कि एराइल हैलाइड्स क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं। ये बोर्ड्स में तो कई बार आता है क्वेश्चन कि व्हाई एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज एनीवन नो? क्या कोई भी बच्चा हमें बता सकता है क्यों? यस, माइक वाइक ऑन कर देते, इजी होगा बोलना, है ना? यस, कैन एनीबडी टेल मी कि एराइल हैलाइड बच्चे क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स? नो आइडिया? No, ma'am. No problem. We can get an idea.
आजकल एयरटेल ज्यादा चल रहा है ना, तो आइडिया कोई लेता नहीं है, ऐसा है क्या? कौन सा सिम है सबके साथ, सबके पास? मेरे पास तो एयरटेल है। एयरटेल, जियो। यस मैम, एयरटेल। जियो और एयरटेल, बस यही चलते हैं, ठीक है। चलो अब हम एक आइडिया लेते हैं बेटा यहाँ पे, कि एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। बहुत सिंपल सा रीजन है, आंसर क्या आता है? ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से वो लेस स्टेबल होते हैं टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रेजोनेंस तो पता होगा ना हमें? यस, रेजोनेंस क्या होता है बच्चे? यस मैम। हाँ, रेजोनेंस तो हमें पता है। रेजोनेंस क्या होता है कि जब वो कॉन्जुगेशन में पाई इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में क्या करते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिलते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, ड्यू हम टू ज्यादा स्टेबल होने के लिए हाँ, क्या बोल सकते हैं हम उसको? रेजोनेंस। हाँ, रेजोनेंस जो है वो एनहांस करेगा उसको। ठीक है, सो जनरली क्या रहता है, हेलोएरिन्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बच्चे हेलोजन एटम के साथ, वो पाई इलेक्ट्रॉन बना लेता है रिंग के साथ। ठीक है, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं जिससे कार्बन और क्लोरीन, जो हमारा मेन बॉन्ड बन रहा है हेलोएरिन का कार्बन और हेलोजन के बीच में, उस पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। फिर जो बॉन्ड क्लीवेज है ना हेलोएरिन में, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो, इसको इजी भाषा में हम क्या बोलेंगे कि रेजोनेंस तो लिख दिया, अब अच्छा आंसर लिख दिया ड्यू टू रेजोनेंस। अब वो ये तो नहीं पूछ रहे ना, उन्होंने एमसीक्यू तो नहीं पूछा, नीट तो नहीं है वो कि आपने लिख दिया ड्यू टू रेजोनेंस तो 5 नंबर दे देंगे। बोर्ड वाले हैं, बोर्ड वाले तो कहते हैं अच्छा रेजोनेंस लिखा है तो किस बेस पे लिखा है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे बच्चे हम? देखो, कि हमारे पास मान लो एक बेंजीन, क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, तो क्या रहता है, क्यों इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या डिफरेंस क्या आता है? देखो, अब क्लोरीन पे इस तरह से डॉट्स बॉन्ड लगे हुए हैं, ये अपना एक बॉन्ड इसको देता है और इसका बाहर आ जाता है, हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके पास बच्चे आ जाता है डबल बॉन्ड, अब क्लोरीन यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव अंदर और ये बाहर, तो हमारे पास किस तरह का, यहाँ पे नेगेटिव, इन दिस वे क्लोरीन, और ये फिर अंदर, ये बाहर। ठीक है, इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना हम। फिर ये अंदर और ये वापसी कर देता है इसको, और हमारे सारे बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं। तो अब इन्होंने पूछा कि रेजोनेटिंग की वजह से, रेजोनेंस की वजह से क्यों ये एराइल हैलाइड जो है वो लेस रिएक्टिव हो गए। तो क्या रीजन रखेंगे हम, कि रेजोनेंस की वजह से ना कार्बन और सीएल के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है हमें, कि कार्बन और सीएल के बीच में किसी किसी स्ट्रक्चर में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, इट डज नॉट ब्रेक इजिली। और सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, कि एक को निकाल के दूसरे को इंस्टॉल करना। ठीक है ना, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एक बंदे को तो पोजीशन छोड़नी पड़ेगी ना। अब अगर आपको बोला जाए कि आपको एक और टीचर देंगे, अब आप बोलोगे कि नहीं हमें तो मैम का भी समझ आता है, तो अब जो नया टीचर आना चाहिए वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग भी तो होना चाहिए ना, जो उससे भी इजी वे में पढ़ाए। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं कि वो डबल बॉन्ड अब इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसको इजिली ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, दैट्स वाई रेजोनेंस की वजह से जो एराइल हैलाइड है वो क्या हो जाते हैं, लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज वो क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड जिसको इजिली ब्रेक नहीं किया जाता। और ऐसा कुछ भी एल्काइल हैलाइड के केस में पॉसिबल नहीं है। एल्काइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो दिस। ठीक है, वो इस कैटेगरी से नहीं जाते, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि एराइल हैलाइड जो है वो एज कंपेयर टू एराइल हैलाइड थोड़े लेस रिएक्टिव नेचर के होते हैं। क्लियर हुई ये बात सबको? रेजोनेंस इफेक्ट क्लियर हुआ हमें? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये मैं बोलने ही लगी थी दीपांशु, बिल्कुल सही बात है। ये ना एक फैक्ट है, ये नीट के पेपर में चलेगा, कि अगर किसी में भी ऑर्गेनिक का किसी को कोई आंसर ना आता हो ना, तो रेजोनेंस बोल दो, कहीं ना कहीं हर एक चीज रेजोनेंस से रिलेट करी जाती है। ठीक है, हम भी कई बार यही करते हैं, इवन दो नोट ऑन द जेई और 12th पर्पस, अभी तक मास्टर्स में चले जाओ, पीएचडी में भी चले जाओ ना, अगर कुछ चीज नहीं समझ आती ना, तो उसको कहीं ना कहीं रेजोनेंस से जोड़ के खत्म कर दो कहानी, कि ये इसलिए स्टेबल है, रेजोनेंस हो रही है, इसलिए थोड़ा कम स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस हो रही है। दोनों ही रीजन बनते हैं, ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि रेजोनेंस हो रही है, और कई बार हम बोलते हैं लेस स्टेबल इसलिए क्योंकि रेजोनेंस हो रही है। ऑल्दो अगर हम वैसे पढ़ेंगे ना, ये सिर्फ बच्चे एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड के बीच में
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने बोला कि रेजोनेंस की वजह से डिक्रीज हो रही है उसकी। आप क्या कह सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा अटैक नहीं कर सकता, बट रेजोनेंस जो है वो ज्यादा स्टेबल भी बनाता है कंपाउंड को। जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए कोई भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे ना कि फिनोक्साइड आयन क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो उसका आंसर रेजोनेंस ही होना है। तो ये भी एक तुक्का ही है, कुछ ना आए तो रेजोनेंस जरूर लिख दो कि इसका आंसर रेजोनेंस होगा। ठीक है, चलो एक और रीजन रहता है बच्चे, रेजोनेंस तो था ही था रीजन, एक आता है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो ये बात भी है कि कार्बन जो होता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? यस, इन एल्काइल हैलाइड्स में कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, सिंपल एल्काइल हैलाइड ले रही हूं मैं CH3Cl वाला, उसमें जो हमारा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर हम एराइल हैलाइड ले रहे हैं तो उसमें डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन जो है हमारा, ये वाला कार्बन अगर हम लें, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हाइब्रिडाइजेशन की भी इफेक्ट पड़ता है। क्या इफेक्ट रहता है बच्चे हाइब्रिडाइजेशन का? कि इन हेलो एल्केन में कार्बन अटैच है sp3 से, बल्कि हेलो एरीन में कार्बन अटैच होता है sp2 से। तो sp2 हाइब्रिडाइज जो है उसमें ज्यादा s करेक्टर होगा। ठीक है ना, sp2 में कैसे रहता है? sp2 की अगर बच्चे हम बात करें, मतलब 3 है तो 33% जो है उसमें s करेक्टर होगा और 66.6% उसमें p करेक्टर होगा। मीन्स sp2 वाले में ज्यादा s करेक्टर है, बट अगर sp3 की बात करो, s 25% होता है और p 75% होता है उसमें। ठीक है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। sp3 था 100/4 करना था, तीनों में 25-25 बांटेंगे, p के 3 थे तो उसको 75 मिल गए। ऐसे ही sp2 में भी 100/3 करोगे 33.3 बनता है, s अकेला था तो 33.3 दे दिया, p 2 थे तो उसको 66.6 मिल गया। अब इन दोनों में एराइल हैलाइड का जो s करेक्टर है वो थोड़ा हाई है। s करेक्टर हाई होने की वजह से क्या रीजन रहेगा? अब ठीक है, s करेक्टर अगर हाई होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि s करेक्टर जिसका ज्यादा हाई होता है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होगा। नाउ s करेक्टर इज हाई, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इसकी क्या होगी? हाई होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई इसकी? हाई हो गई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई है तो उसका क्या रीजन रहता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखने की पावर ज्यादा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है ना, वो पावर उसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन में लेस करेक्ट एस करेक्टर है तो उसकी होल्डिंग पावर कम रहेगी एज कंपेयर टू हेलो एरीन। तो इसलिए शॉर्टर बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू लॉन्गर बॉन्ड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यही बोल रही है कि एक बॉन्ड को तोड़ के नया बॉन्ड बनाया जाए। तो जब बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है तो हम क्या बोलेंगे कि हेलो एरीन जो है वो लेस रिएक्टिव है हेलो एल्केन से टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब हमने दो रीजन दे दिए। एक रीजन हमने बताया कि रेजोनेंस की वजह से, और एक रीजन हमने क्या बताया? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? हम इसमें लिख सकते हैं कि एराइल हैलाइड जो है उसमें मोर एस करेक्टर होता है। ठीक है, मोर एस करेक्टर की वजह से क्या रहता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? हाई है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो उसको बॉन्ड को वो टाइटली पैक करके रखेगा, बॉन्ड टाइटली पैक्ड, सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड डिफिकल्ट as compared to halo alkene. So therefore haloarine are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. ये क्लियर हुआ सबको? यस, ये वाला सबको रीजन क्लियर हो गया? मैंने क्लियर कट भी लिख दिया ताकि आपको थोड़ा याद रखने में इजी हो, क्योंकि ये पता है क्या, अभी तो याद रह जाता है, फिर जब नोट्स देखोगे ना तब भी ये काटे माटे में याद नहीं आएगा। तो थोड़ा इसलिए मैंने साफ साफ भी लिख दिया। मैम यस एक बार रेजोनेंस वाली स्लाइड दिखा दीजिए। श्योर श्योर। मैम sp2 sp3 से ज्यादा स्टेबल होगा ना हम्म, मैम? क्योंकि मैम sp2 में डबल बॉन्डिंग भी हो रही है फिर, हाँ और डबल डबल बॉन्डिंग बॉन्डिंग हो सिंगल जाती। बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग होती है।
हाँ, ये भी सही है रीजन, बिल्कुल दीपांशु। बट अगर हमें प्रॉपर एक्सप्लेन करना है ना, आप ऐसे करोगे आपको, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए बोर्ड में भी आपको पेपर देने हैं ना, तो अभी थोड़ा ये ट्राई करो बच्चे कि थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखो। दीपांशु को तो शायद नहीं देने, दीपांशु ने बताया था कि वो सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी बच्चों को तो थोड़ा डिटेल में याद होना चाहिए। ये मैं अभी मैम बता हो गया। देती हूँ, है ना? ठीक है, वैसे मैं अभी आपको भेज भी दूंगी ये नोट्स। अब तो मैं एडमिन हूँ आपके ग्रुप में, तो पहले नहीं मिल रहा था मुझे वो क्रेडेंशियल, फिर आज मुझे मिल गया तो मैं आपको भेज दिया करूंगी। हाँ, ये ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज डिफिकल्ट है बच्चे, एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड डिफिकल्ट एज कंपेयर टू हेलो एल्केन, इसीलिए हेलो एरीन्स जो है वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। अच्छा, फिनाइल केटायन का कोई मुझे बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिनाइल केटायन? फिनाइल केटायन क्या होगा बच्चे? फिनाइल ग्रुप कौन सा होता है? फिनाइल किसको बोलते हैं हम? मैम जब बेंजीन पे OH अटैच होता है। वो फिनोल होता है, दैट इज फिनोल। यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कई बार बच्चे, जब बेंजीन पे OH ग्रुप होता है उसको फिनोल बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं जब बेंजीन के पास मिथाइल ग्रुप होता है, इसको हम फिनाइल बोलते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि थर्ड पॉइंट में क्यों जो है वो लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन, क्योंकि कई बार क्या रहता है CH3 पॉजिटिव चार्ज होता है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। ठीक है, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो इस पे अटैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये इनस्टेबल नेचर का होता है। ठीक है ना, इन केस ऑफ हेलोएरीन द फिनाइल केटायन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन, ये खुद ब खुद सेल्फ आयोनाइजेशन से भी बन जाता है, जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो पाता, एंड इट विल नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो इसमें हम एक ही पॉइंट लिखते हैं, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटायन। ये जनरली बताया गया है, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आता, ना ही पूछा जाता, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दैट यू हैव टू नो कि एक रीजन ये भी रहता है कि इंस्टेबिलिटी होती है फिनाइल केटायन की। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक और रहता है कि बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो अप्रोच करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स को। कई बार हमारे पास ऐसे एरोमेटिक ग्रुप होते हैं जो कि रिपल्शन दे देते हैं। रिपल्शन का क्या मतलब है, उस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, और आप भी नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हो, तो उनके बीच में सब्स्टिट्यूशन की जगह रिपल्शन होनी शुरू हो जाती है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट ये केसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये केसेस भी बहुत कम रहते हैं। तो जो दो मेन रीजन है वो रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन ही हम स्टडी करते हैं। सो यहाँ क्लियर ये सबको? यस मैम। चलो अब हम Yes, एक दो रिएक्शंस करते हैं, वेरी इजी रिएक्शंस। देखो बच्चे, सबसे पहली रिएक्शन क्या है, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हम अपनी रिएक्शंस करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। मान लो आपके पास क्लोरोबेंजीन को हम फिनोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने फिनोल किसी ने बोला ही था OH, तो फिनोल वाली रिएक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहली हमारे पास जो रिएक्शंस हैं दैट आर रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उसमें हमें किसी भी हेलोजन को किससे रिप्लेस करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब हमारे पास मान लो क्लोरोबेंजीन है कि इसको हमें रिप्लेस करना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। तो बहुत जनरल है, NaOH ही लगाते हैं हम जनरल केसेस में। क्या रहता है, NaOH के साथ रिएक्शन होती है, टेम्परेचर रखते हैं हम 623 केल्विन, aqueous phase प्रेशर। में क्या कह रहे हो बेटा? aqueous phase में रखा जाएगा इसको, हाँ, एक्वस NaOH फेस को। में रखा जाएगा, बिल्कुल NaOH एक्वस फेस में ही होगा। ठीक है, प्रेशर 300 एटमोस्फेयर, और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या रहेगा, NaCl बाहर और OH ग्रुप जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, OH। ठीक है, हमारा जो क्लोरोबेंजीन है दैट विल चेंज इनटू फिनोल, फिनोलिक ग्रुप में ये चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन तो हमारे पास यही है, सिंपल सी, NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ और उसको फिनोल में चेंज कर दो। अब एक क्या बोलिए कि अगर हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हमारे पास प्रेजेंट होता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो वो इनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है।
तो मतलब जो पहले रिएक्टिविटी हमारी कितने, अभी आप देखो हमने टेम्परेचर रखा था मैंने 623 केल्विन। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो मुझे टेम्परेचर कम कर लेंगे हम, ठीक है। मान लो आपके पास ये तो था ही, क्लोरोबेंजीन तो था, उसके साथ ही एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ था जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अब हमें टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर आपका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। NaOH 443 केल्विन पे ही रिएक्शन दे देता है और वो क्या बनाता है, OHNO2, ठीक है। NO2 ऐसा रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से जो हमारी कंडीशन है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। और अगर आप मानो कि दो लगे हुए हैं, मान लो दो आपके पास NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे, यहाँ पे भी है क्लोरीन के साथ NO2 और पैरा पे भी है, तब हमारा टेम्परेचर और कम हो जाता है। फिर 443 से भी नीचे में काम चल जाएगा। कितना रखेंगे, सिर्फ 368 केल्विन। NaOH और H पॉजिटिव तो रहता ही है, तो फिर ये फटाफट से रिएक्शन बनाता है OH NO2 और NO2, ठीक है। अब एक और कंडीशन ले लेते हैं। एक और कंडीशन में क्या किया, 3 NO2 ग्रुप ले लिए मैंने, देयर आर 3 NO2 ग्रुप। तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल हीट करो वाटर की प्रेजेंस में, यू विल गेट OH, ठीक है। अगर हमारे पास NO2 ग्रुप है तीनों तरफ, क्लोरीन है, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे भी NO2 है, तो सिंपल वार्म करके वाटर की प्रेजेंस में यू विल गेट OH ग्रुप इन दिस वे, ठीक है। तो ये मैम क्या यहाँ पे क्या कर रहा का है, मतलब है, क्या कह रहे हो बेटा? मैम यहाँ पे वार्म H2S का मतलब है वो लिक्विड फेस में या एक्वस फेस, वो गैसियस फेस में है? वार्म का मतलब आपको सिंपल एक जरा सी हीटिंग देनी है, ठीक है। वार्म वाटर नहीं, इसका मतलब है कि आपको हीट अप करना है, ठीक है। आप हीटिंग दे रहे हो, जैसे हम वहां पे पहले टेम्परेचर मेंटेन कर रहे थे ना, अब यहाँ पे इतना टेम्परेचर मेंटेन करने की हमें जरूरत नहीं है, सिंपल हीटिंग से काम चल जाएगा आपका, ठीक है। ओके मैम। या ये सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम बचे यहाँ तक? मैम ये मेटा पे क्यों नहीं शो करता है? मेटा नहीं, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता बच्चे। ये NO2 ग्रुप जो है ना वो पैरा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दैट इज नॉट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। जो NO2 का इफेक्ट होता है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, ठीक है। हाउएवर नो रिएक्टिविटी ऑफ एलोएरीन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन इट इज एट मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पे वो अपनी रिएक्टिविटी नहीं शो करता, ठीक है। इसका रीजन क्या रहेगा, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस। वही चीज है ना, जब कुछ नहीं समझ आता तो मतलब क्या होता है, उसका आंसर क्या रहता है, रेजोनेंस की वजह से। बट इसका प्रॉपर आंसर सच में ही रेजोनेंस है, कि वो मेटा पे क्यों नहीं शो करता, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। ओके मैम। मैम मेटा पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है ना? मेटा पोजीशन पे वो ज्यादा स्टेबल तो रहेगा, बट वो रिएक्शन नहीं दिखा पाएगा फिर, ठीक है। उसको डिस्प्लेस नहीं करता, मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाती उस केस में, ओके ठीक है। वो मेटा रिएक्टिव है ही नहीं है ग्रुप। मेटा रिएक्टिव अगर आप देखोगे ना बच्चे, हम पढ़ते हैं ना जब भी, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आपको बहुत सारे मिलेंगे, मेटा डायरेक्टिंग बहुत कम ग्रुप होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत कम ग्रुप है जो मेटा पोजीशन पे ज्यादा वो शो करेंगे रिएक्टिविटी। स्टेबल हो सकता है बट रिएक्टिविटी बहुत लो रहती है मेटा पे, ठीक है। तो इसका रीजन तो बच्चे वही है कि नाइट्रो ग्रुप जो है, जब वो मेटा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैक करता है ना, तो वो जो रेजोनेंस बनते हैं वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है ना। रेजोनेंस जो है वो स्टेबल नहीं बनते, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट स्टेबल थिंग, क्लियर। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ही होगा। डन है सबको? यस मैम। यस मैम। न्यूक्लियोफिलिक के बाद अब हम सेकंड वाला पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक के बाद अब हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग। कैसे ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन तो खुद नेगेटिव होता है, उसको प्यार करने वाला तो पॉजिटिव ही होगा ना। अब खुद कोई नेगेटिव हो, वो भी अपने जैसा कोई नेगेटिव बंदा ढूंढ के बैठ जाए ना, तो बस बुरे हाल है। फिर वो दोनों सारी जिंदगी नेगेटिव ही रहेंगे, है ना। अगर एक नेगेटिव होता है तो मेक श्योर कि उसको पॉजिटिव मिले,
अब हम दोस्ती भी ऐसे इंसान से करते हैं ना, जब हमें लगे कि यार मैं तो थोड़ा डाउन जा रहा हूँ, एटलीस्ट वो तो इंटेलिजेंट है, वो मुझे पढ़ाएगा, ठीक है। अब हम ये नहीं देखते, तो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी तरफ अट्रैक्शन किसकी होगी? पॉजिटिव की। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम पॉजिटिव को अटैक करवाते जनरली, ठीक है। तो हेलोएरिन्स जो है वो यूजुअली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होती है बेंजीन की, हेलोजिनेशन होगी, नाइट्रेशन होगी, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। अब जो हेलोजेंस हैं वो स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होंगे, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही हैं। तो हम जब जो भी अटैक कराएंगे वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन पे ही लगेगा। सो कई बार क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होती है? ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होती है मेटा पोजीशन से। वही बात आ गई कि अगर पूछा गया ऑर्थो और पैरा क्यों ज्यादा डायरेक्टिंग है मेटा से, तो आंसर क्या रहेगा? रेजोनेंस, ठीक है। तो ये फैक्ट भी है, अगर आपके सर ने बोला था ना कि हर चीज को रेजोनेंस बोल दो, तो बच्चे हर चीज रेजोनेंस के साथ रिलेट करती ही करती है, ठीक है ना। तो अगर अब हमसे पूछा जाता है कि क्यों ऑर्थो पैरा जो है वो ज्यादा डायरेक्टिंग होते हैं एज कम्पेयर टू मेटा पोजिशन, तो एक रीजन यही रहता है कि रेजोनेंस जो है ना उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा और ऑर्थो पे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेटा पोजिशन, ठीक है। और हेलोजन एटम क्या है? हेलोजन एटम होते हैं जिनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। अगर फ्लोरीन की बात करें, उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा। 2 7 है, उसने एक लेना है सामने वाले से, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या रहता है, जो रिंग है वो थोड़ी बहुत डीएक्टिवेट हो जाती है। जब हेलोजन आता है तो रिंग को वो डीएक्टिवेट करता है, ताकि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को स्लोली अक्कर कर सके, ताकि हेलोएरिन्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो इजिली हो सके। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम हेलोजन नाइट्रेशन और सल्फोनेशन तो करते ही हैं। जो मेन रिएक्शंस बच्चे हमारे पास आती हैं, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये दोनों रिएक्शंस पेपर में जरूर आती हैं, ठीक है, बोर्ड में तो जरूर आएंगी। वुड्स फिटिंग, फिटिंग, वुड्स की रिएक्शन और ये वाली एल्काइलेशन रिएक्शन, ये जरूर पूछी जाती है। तो चलो एक बारी हम इनको करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम लेते हैं हेलोजिनेशन ही करते हैं। अब देखो हेलोजिनेशन करनी किसकी है, ये नहीं आप फिनोल ले लो, हेलोजिनेशन भी अल्काइल एराइल हैलाइड की होगी। हेलोजिनेशन में हम पहले से ही क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, फिर से उसकी हेलोजिनेशन, मैंने क्लोरीन डाल दी, तो क्या बनेगा? एनी आइडिया? क्लोरीन पे क्लोरीन डाल रहे हैं हम, और ये रिएक्शन हमेशा एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है, FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनहाइड्रस? मैंने एक वर्ड लिखा एनहाइड्रस। अच्छा, प्रिंसिपल सर को इतनी केमिस्ट्री आती थी? प्रिंसिपल सर आपके लगता है केमिस्ट्री के ही होंगे दीपांशु फिर? यस मैम, वो केमिस्ट्री के ही थे। हमारा केमिस्ट्री की फील्ड में क्या है, हम क्या कह सकते हैं, काफी ग्रोथ है, ठीक है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम भी किसी दिन प्रिंसिपल बनेंगे। दैट्स ग्रेट। चलो बिल्कुल साक्षी, रेजोनेंस हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आज के बाद कोई पूछेगा ना हु इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, तो हम बोलेंगे फर्स्ट तो चलो हमारे पेरेंट्स ही है, बट सेकंड पे रेजोनेंस है ना? ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही बच्चे, नो वाटर मॉलिक्यूल। क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में होना जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ना हो, ठीक है, नॉट एब्सेंस ऑफ वाटर आप कह सकते हो। तो जब भी हेलोजिनेशन होती है बच्चे, अभी अभी हमने पढ़ा हेलोजन जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो हमारे पास प्रोडक्ट दो बनते हैं, दो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे, एक पैरा पे अटैक आएगा और दूसरा अटैक आएगा ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। बट ये पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर, ठीक है। ये मेजर है और ये माइनर है। मेजर का मतलब ये नहीं है कि यही 90% ही बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा आप 60-40 का गैप रख लो, ठीक है। बट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, पैरा वाला थोड़ा ज्यादा मेजर रहता है और माइनर कौन सा रहता है हमारा? ऑर्थो अटैक। तो हेलोजिनेशन में जो अटैक है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग पे ही होगा, जिसमें पैरा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब नाइट्रेशन की बात करते हैं बच्चे हम। नाइट्रेशन में भी सिंपल है, नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में होती है? मेन आपको इनके वो देखने हैं कि रिएक्शन में हम क्या ले क्या रहे हैं, क्लोरीन ही लेते हैं। नाइट्रेशन का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड,
नाइट्रेशन करनी है तो बच्चे नाइट्रिक एसिड तो लेना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड के साथ साथ क्या आता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रो ग्रुप का अटैक होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मेजर कौन सा होगा इसमें से, पैरा। 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 सब केस में इधर मेजर पैरा ही रहेगा। ये हो गया मेजर और माइनर। ये हो गई हमारे पास नाइट्रेशन वाली रिएक्शन, दिस इज नाइट्रेशन। थर्ड मैम आती है, ऑर्थो पे इतने स्टेबल क्यों नहीं होते? क्या कह रहे हो बेटा? मैम ऑर्थो पे इतने स्टेबल क्यों नहीं होते ऑर्थो पे अकॉर्डिंग टू तो पैरा? स्टेबल है, मेटा पे पूछ रहे हो? नहीं मैम, फिर हम इसको जो पैरा पे है हम इसको मेजर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें ना बच्चे, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा रहता है पैरा, ऑर्थो और मेटा। पैरा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो वो मेजर प्रोडक्ट ही बनता है, ठीक है। और इसका रीजन क्या रहेगा, ऑब्वियसली रेजोनेंस, ठीक है। तो रीजन हमारे पास रेजोनेंस ही होता है, बट ऑर्डर जो है दैट इज पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। मेटा तो बिल्कुल लीस्ट स्टेबल केस में चला जाता है। पैरा और ऑर्थो को हम एज अ स्टेबल प्रोडक्ट मानते हैं, जिसपे कि पैरा सबसे ज्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट पैरा होता है, माइनर बनता है ऑर्थो वाला, ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का क्या मतलब हुआ, विच ग्रुप? कौन बताएगा सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप? हमें इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, सल्फर ग्रुप बिल्कुल। आएगा इसमें। हाँ, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, SO2 ग्रुप अटैक करता है बच्चे पैरा पे। SO2 या HSO3 होता है, एक सेकेंड क्रॉस चेक करना, HSO3 बनता है, हाँ गलत कर दिया। SO3H बनता है। HSO3 ये बनता है, HSO3 बनेगा ना? यस मैम। SO3H लिख लो या HSO3 लिख लो, क्या कह रहे हो? HCl तो बच्चे बाहर जाएगा, HSO3 आएगा। और हमारा एक, अच्छा फिर क्या बचा, OH बचा, वो OH बाहर जाता है, HSO3 ग्रुप अटैक करता है ऑर्थो पे भी और पैरा पे भी, पर मेजर हमारा पैरा ही रहता है, ठीक है। ये माइनर बन जाता है, ठीक है। सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप, HSO3 ग्रुप रखना है, क्लियर? यस मैम। अब जो मेन रिएक्शंस है बच्चे, नेमिंग रिएक्शन जो पूछी ही जाती हैं बाय नेम, आपको बोर्ड में तो पक्का आती है ये रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको तो घोल के पी जाओ आप लोग। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में क्या होता है, इसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप आके जुड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक एल्काइल ग्रुप, यानी आपके पास मिथाइल ग्रुप आके जुड़ता है। इसकी रिएक्शन कैसे होती है बच्चे, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं हम CH3Cl की, RCl ग्रुप ले लो, तो ये हमारे पास यहाँ पे Cl, CH3 प्लस Cl और CH3, एक एल्काइल ग्रुप। एल्काइलेशन से आप आइडिया ले लोगे, एल्काइल ग्रुप आके लगता है, और ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो 1-chloro-2 मिथाइल बेंजीन और 1-chloro-4 मिथाइल बेंजीन बनता है, जिसमें ऑब्वियसली मेजर क्या रहता है हमारा, कौन सा ग्रुप, पैरा वाला, और माइनर आता है ऑर्थो वाला। ये तो हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एक और आती है बच्चे हमारे पास, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अच्छा, एसाइल ग्रुप कौन सा होता है, कोई बता सकता है मुझे? असाइल ग्रुप, ये RCl था एल्काइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप, यस एनीवन, डू यू नो अबाउट असाइल ग्रुप? कोई आइडिया बेटा असाइल ग्रुप के बारे में? RCOCl, जब COCl ग्रुप हम पढ़ते हैं ना, दैट इज असाइल ग्रुप, एसाइल जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे Cl है, आपकी रिएक्शन होगी CH3COCl के साथ, ठीक है। CH3COCl के साथ सेम रहेगा एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो जुड़ता क्या है हमारे पास, Cl के साथ आ जाता है COCH3 ग्रुप। सो व्हाट इट अटैक विद, Cl यहाँ पे है तो यहाँ पे आता है COCH3 प्लस, और पैरा पे भी क्या बनता है, COCH3 ग्रुप। सो दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन,
क्लियर हुआ सबको? यस, Yes, यहाँ ma'am. से किसी को भी कोई प्रॉब्लम? ग्रेट। चलो अब देखो क्वेश्चन ही दे रखा है हमें। इन्होंने एक क्वेश्चन है हमारे पास कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बाय। फिर भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, ऐसा क्यों? Due to resonance. बिल्कुल सही, यही तो आंसर है हमारा, ड्यू टू रेजोनेंस। तो आपको क्या बोलना है, बस इतना ही लिखना है कि रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, बेचारी रेजोनेंस बार बार आ रही है तो क्यों। देखो बच्चे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की बात अगर हम करें, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, और रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से। अब वो दोनों क्या बनाते हैं, कार्बोकेटायन बना देते हैं। जनरली उनके बीच में कार्बोकेटायन बनता है। तो वो जो कार्बोकेटायन है ना, वो सिर्फ अटैक करवाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। रेजोनेंस का क्या मतलब है कि हेलोजन जो है वो स्टेबलाइज बनाए कार्बोकेटायन को। तो वो स्टेबिलिटी कहाँ पे एनहांस होती है, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे वो स्टेबिलिटी नहीं रहती, दैट्स व्हाई अटैक जो है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही होगा। ठीक है, रेजोनेंस में भी हमने यही बोलना है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन को कहाँ पे स्टेबल बनाता है, ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, दैट्स व्हाई आंसर हमारा रेजोनेंस ही रहेगा। अच्छा, अब एक और दो रिएक्शंस हमारे पास मेन है, जो हमने लास्ट टाइम भी करी थी, लास्ट क्लास में याद है, मैंने आपको रिएक्शन विद मेटल्स कराई थी। उसमें कहाँ है वो रिएक्शंस, ये वुड्स रिएक्शन, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ करी थी ना हमने रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ये याद है सबको? Yes, ma'am. मैंने तब Yes, भी ma'am. बोला था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हेलो एरीन्स में भी हमारे पास क्या है बच्चे, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ ही इसकी रिएक्शन है। उनका नाम भी वुड्स रिएक्शन ही है, बट थोड़ा सा हेलो एल्केन्स की वजह से चेंज करके क्या लिख दिया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या नाम आ गया उसका, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या रिएक्शन होती है, सेम चीज, आर एक्स प्लस NaRX था ना, तो यहाँ पे एक हेलोजन है, मान लो X था, किसी Na के साथ प्लस RX के साथ ये ट्रीट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हेलो एल्केन ग्रुप भी हो सकता है, हेलो एलोजन भी हो सकता है। और किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, Either. वेरी गुड। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये होगी तो क्या जाएगा, अगर ये यहाँ पे फिर 2 लिखने की जरूरत नहीं है हमें, सीधा Diphenyl 2NaCl. हाँ 2NaCl, अगर हम बात करें NaX, हाँ फिर 2Na लिखेंगे, सही है, क्योंकि हमें 2NaCl निकालना है ना। ये 2Na एक X यहाँ से ले लेगा और एक X यहाँ से ले लेगा। ठीक है, तो ये बनाएगा क्या, यहाँ पे R ग्रुप आ जाता है और 2NaX हमारा बाहर चला गया। सो दिस इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई वुड्स फिटिंग वाली? यस, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। वुड्स फिटिंग के बाद बेटा एक और रिएक्शन है हमारी, दैट इज फिटिंग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिंग तो थी, एक और आ गई फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में आप सीधा 2 हेलो एरेन्स लेते हो, हेलो एरेन्स का ग्रुप ले लिया अलोंग विद 2Na, तो ये क्या करता है, 2NaX आपका बाहर जाएगा और 2 हेलोजन के ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं इन दिस वे। ये दोनों भाई भाई आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। ये क्या बनाते हैं, हाँ डाइफिनाइल। ठीक है, तो डाइफिनाइल अगर हमें बनाना हो तो दैट कैन बी डन थ्रू द फिटिंग रिएक्शन। ये किस रिएक्शन से पॉसिबल है, हमारे पास फिटिंग रिएक्शन से ही पॉसिबल है। क्लियर ये बात सबको? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या रहते हैं फिर, अब आते हैं पोली हेलोजन कंपाउंड्स। पोली हेलोजन कंपाउंड्स मतलब जिनके पास एक से ज्यादा हेलोजन्स होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, पोली हेलोजन
कंपाउंड्स, मतलब जिसके पास एक से ज्यादा हेलोजन हो, यानी डाई हेलोजन ग्रुप हो, ट्राई हेलोजन ग्रुप हो, टेट्रा हो, उसको। तो सबसे इजी एग्जांपल है इसका डाइक्लोरोमीथेन, जिसमें 2 होते हैं, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का हम पॉली हेलोजन में एग्जांपल ले सकते हैं। अब डाइक्लोरोमीथेन में क्या ध्यान में रखना है, ज्यादा नहीं है इसको, बस एक थ्योरी की तरह ही है, मैं सिंपल बता देती हूँ। डाइक्लोरोमीथेन जो है बच्चे, वो पेंट रिमूवर में यूज होता है, ठीक है। मेटल को क्लीन करते हैं, वो आजकल आती है ना मेटल को क्लीन करने की, बाइक्स वगैरह को क्लीन करने की पॉलिश आती है, वो चीज। बट ये ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, तो ये डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है। ज्यादा कई बार होता है ना, पेंट की स्मेल से हमें डिजीनेस होने लगती है, कईयों का सर दुखने लगता है। और अगर आप देखोगे फिंगर्स में ना नमनेस आ जाती है, अगर आप पेट्रोल को भी थोड़ी देर के लिए छूते हो, तो उसमें भी जनरली मिथेन रहता है मिक्स, तो हमारे हाथ पैर जो है वो नम हो जाते हैं, तो ये चीज रहती है। तो डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में आते हैं ना जब ये चीजें, मिथाइलिन क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, तो वो बर्निंग या फिर माइल्ड रेडनेस लाता है स्किन को, और डायरेक्ट कांटेक्ट विद आइस जो है वो कॉर्निया को भी बर्न कर सकता है। सो इन चीजों का यूज किया जाता है, बट विद केयर, ठीक है। अच्छा, ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता है, ये तो सबको पता होगा। यस, ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म। CCl3, बिल्कुल सही। तो क्लोरोफॉर्म तो हमें पता भी है क्लोरोफॉर्म। किस लिए यूज होती है ना। क्लोरोफॉर्म किस लिए यूज करते यस हैं, मैम, CID वाईडी देखते होगे अगर, तो तुम्हें ज्यादा नॉलेज नाम होगी। बेहोश करने के लिए। हाँ, वही चीज है, ठीक है। वो क्लोरोफॉर्म को एज अ रेफ्रिजरेंट भी यूज किया जाता है बेटा, सर्जरी में यूज करते हैं एज अ एनेस्थीसिया, ठीक है। जितनी भी सर्जरीज होती हैं उसमें क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है, और अगर हम कोई मूवीज देखते हैं तो उसमें कुछ अलग ही यूज करके दिखाते हैं वो हमें, ठीक है, वो नहीं करना। सो ऑल्दो क्लोरोफॉर्म भी जो है हमारे एनेस्थीसिया लिए, के टाइम पे भी यूज होता है। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा। एनेस्थीसिया के टाइम पे भी यूज होता है। हाँ बिल्कुल, एनेस्थीसिया के उस पे यूज होता है, और वो भी बहुत माइल्ड यूज करते हैं, सेफली। उन्हें पता होता है ना, डॉक्टर्स को तो सारा पता होता है कि किस किस बॉडी को कितना देना है, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू हाइट और एज क्लोरोफॉर्म का यूज होता है, ठीक है ना। किस एज के पर्सन को कितनी क्लोरोफॉर्म वो दे सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो यूज करते हैं। तो एक क्लोरोफॉर्म है। फिर आती है हमारे पास आइडोफॉर्म, ट्राई आइडोमिथेन, जो कि एज एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक में ये जो सावलोन वगैरह होते हैं ना, डेटोल हो गया, ये सारे ट्राई आइडोमिथेन ही होते हैं। उसके अलावा CCl4 भी हमने पढ़ा है। CCl4 कहाँ यूज होता है, बहुत सारे केमिकल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने के। अच्छा, जो हम ये अपने डिटर्जेंट यूज करते हैं, या फिर डेटोल वगैरह में भी ये कहीं ना कहीं यूज होता है। बट इसके भी कुछ बहुत सारे क्या है, इफेक्ट हैं हमारी बॉडी पे। लीवर पे कैंसर का इफेक्ट हो जाता है, बहुत कॉमन है, क्या कहते हैं उसको, हेडेक हो जाना, कोमा में चले जाना, अगर बहुत देर तक हम उसको स्मेल कर रहे हैं, इवन दो ये चीजें हमारे पास पढ़ने को हैं। और फिर आता है एक फ्रियॉन्स नाम से कार, फ्रियॉन्स के बारे में किसी ने सुना है, बट फ्रियॉन क्या होते हैं, CCl2F2 होता है इसका फॉर्मूला बच्चे। फ्रियॉन्स कहाँ यूज होते हैं, जो भी हमारे प्रोपेलेंट्स होते हैं ना एरोसोल्स में, जहाँ यहाँ जो AC की गैस होती है उसमें भी फ्रियॉन्स यूज होता है। रेफ्रिजरेटर, जो जब हम बोलते हैं ना फ्रिज, कई बार हम बोलते हैं कि ठंडक नहीं दे रहा अच्छे से, उसकी गैस खत्म हो गई है, हमें गैस भरवानी है, तो वो गैस कौन सी होती है, उसमें फ्रियॉन्स का हम यूज करते हैं, ठीक है, डाट इज CCl2F2 वाली। और फिर DDT के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पहले DDT यूज किया जाता था, क्या कहते हैं, फसलों पे छिड़कते थे, ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब वो खत्म हो जाएं। बट DDT को बैन कर दिया गया 1973 में, पूरी यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन कर दिया, इंडिया में भी अब नहीं मिलती, ठीक है। DDT अब प्रॉपरली बैंड है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारे उसके लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, हाईली टॉक्सिसिटी थी इसमें, सो दैट्स वाई इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर था ये इतना ही था, खत्म हो गया हमारा चैप्टर। तो अब कल की क्लास में हम इसके NCERT के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट आई विल गिव यू होमवर्क। आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क रहेगा कि आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, लेट मी सी। 10.7, 8 और 9, 10.7, 8 और 9 आपको करना है, और NCERT के 1 to 10 क्वेश्चन आपको करके आने हैं।
So this is your homework. You all have to do with 10.7, 8 and 9 and NCERT के 1 to 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे कल की क्लास में, ताकि हम डिस्कस कर सके। डन है? कर लोगे? यस मैम। अब तो Yes, पेपर है ma'am. बच्चे, करना ही पड़ेगा, है ना? वो तो ये है कि मैम करना ही पड़ेगा, कर लोगे का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना? ठीक है, तो मैम यस बेटा। मैम एक क्वेश्चन है मैम, एक बार आप SN1 और SN2 में डिफरेंस बता दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो बच्चे, SN1 क्या है? SN1 होती है यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 जो है ना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, इसके फर्स्ट स्टेप में पहले आपका जो क्लोरीन ग्रुप है, जो भी ग्रुप है आपका, वो अलग हो जाता है मान लो, और वो क्या बनाता है, कार्बोकेटायन बना देता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करता है? सेकेंड स्टेप में। दिस इज जनरली 2 स्टेप रिएक्शन। और इसको यूनिमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करती है ओनली ऑन वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट पे वो डिपेंड कर रही है। दैट्स वाई उसको हम SN1 लिखते हैं। ऑल्दो होती है 2 स्टेप रिएक्शन है, पहली स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और दूसरी स्टेप में कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और अगर हम SN2 की बात करें, SN2 क्या है हमारे पास? बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है कि आप दिखाते हो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और एक लिविंग ग्रुप जा रहा है। जैसे हमने इस तरह से दिखाया था कि एक हमारा न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक कर रहा है और एक लिविंग ग्रुप जो है वो जा रहा है। ये ग्रुप लीव कर रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। ये बीच की बस एक ट्रांजिशन स्टेट हम दिखा देते हैं, होती है सिंगल स्टेप ही है। 2 क्यों बोलते हैं इसको? बाई मॉलिक्यूलर का क्या मतलब है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डिपेंड करता है दोनों कॉन्सेंट्रेशंस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिविंग ग्रुप पे भी, जो आपके पास ऑलरेडी है उस पे भी, और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है उस पे भी वो डिपेंड करता है। और वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ एक रिएक्टेंट पे इसकी जो है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। दैट्स वाई SN1। ठीक है, और एक और चीज हमने डिस्कस करी थी, SN2 में जो प्रोडक्ट बनता है बच्चे, वो रिवर्स होता है। ठीक है, उसमें आपको इन्वर्जन देखने को मिलती है, क्योंकि ग्रुप यहां से जाता है और लगता बैक साइड पे है, जबकि SN1 में प्रॉपर हमें वही प्रोडक्ट मिलता है जो हमारा मेन होता है, उसमें ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? और भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? आज का दिन ले लो, पूरा चैप्टर एक बार ही रिवाइज कर लो। ठीक है, पूरा चैप्टर हो गया बच्चे हमारा। आप एक बार ही आज के दिन में, और कल का भी सुबह का पूरा दिन ही है आपके पास, उसको रिवाइज करो। ठीक है, किसी को भी कल कोई भी प्रॉब्लम रहेगी इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। डन है? फिर चले? ओके देन, ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल वाली क्लास में हम मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।